ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, रिकवरी ऑफ ड्यूज, रेरा व मोफा जैसे महत्वपूर्ण विषय हो या आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट, बेस्ट व लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं महासेवा और प्रभु एसोसिएट की एक्सपर्ट टीम से। हमारे फोन नंबर है 02242551414। वेबिनार में मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों कि मुझे आसमान को छूने का कोई गम नहीं, मुझे आसमान को छूने का कोई गम नहीं, आपका दिल छूना। आप सभी लोग यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, जो वेबएक्स पे जुड़े हुए हैं, तो मुझे आसमान का छूने का कोई गम नहीं, आपका दिल छूना आसमान छूने से कम नहीं। आपका दिल, आप सभी का दिल छूना आसमान छूने से कम नहीं। दोस्तों, कोरोना काल में पिछले 2000 जब से शुरू हुआ है, तो ये मार्च में, फरवरी में लगभग 2 साल हो जाएगा। तो हम भी 2 साल के पूरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे। अवेयरनेस और लोगों को अवेयर और एजुकेट करने का जो सिलसिला है हमारा महासेवा का, यूनिसेफ का, यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई का, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का, तमाम जो हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम नो ब्रोकरहुड, तमाम लोगों का तो एक ही मकसद है, लोग को दिल छुए, लोगों को इस कोरोना काल में जो नेगेटिविटी है उसको भगा के हम पॉजिटिविटी लेके आए। तो पॉजिटिव लेके आएंगे तो दोस्तों होगा ये कि आपको एक राह मिलेगी, घर पे बैठे बैठे किस तरह से डिजिटल पे आप अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, आप मजबूत होंगे। तो दोस्तों आज और दूसरा हमारा एक खास सब्जेक्ट है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्टेक्ट इट रिलेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस बारे में श्री प्रसाद पराब साहब बताएंगे, एक्सपर्ट डायरेक्टर द महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन के, और लॉ और सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद रियल एस्टेट और हाउसिंग क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं परब साहब। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम अलग अलग कोर्टों में अपनी भूमिका अदा करते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो, आर्बिट्रेशन हो, दोस्तों रेरा हो, और कंज्यूमर के मामले हो, रजिस्ट्रार के मामले हो। ही आल्सो गाइड जुडिशल मेंबर्स, रजिस्ट्रार्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, और तमाम अलग अलग इन विषयों पर लेक्चर भी दे चुके हैं। ऐसे एडवोकेट श्री प्रसाद परब साहब को आप जरूर सुने। तो मैं चाहूंगा आज का हाइलाइट्स क्या है बताएं 2 मिनट में, फिर हम पूजा सिंधे जी को इनवाइट करें। परब साहब प्लीज वेलकम। धन्यवाद सुनील सर। सर आज हम देखेंगे, आज हम अभ्यास करेंगे रादर कॉन्सेप्ट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स में जो होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, इसे थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लस व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एग्रीमेंट्स कभी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 25 तक जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसे थोड़ा सा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और इन सभी का रिलेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में, जैसे हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एग्रीमेंट फॉर सेल हमारे पास आता है, सेल डीड आता है, गिफ्ट डीड आता है, रिलीज डीड आता है। तो इन सारों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कैसे हम रिलेट करेंगे और उसमें कैसे प्रोविजंस की प्रावधान जो है वो इंपॉर्टेंस है, इसे थोड़ा हम जानने की आज कोशिश करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच परब साहब। बिल्कुल आप बेकरारी से लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, तो आप जरूर लोग बने रहिए हमारे साथ, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो और वेबएक्स पे जो है, और आप सभी के लोगों के समय बचा तो सवाल भी लेंगे इस विषय से रिलेटेड, दोनों विषय से रिलेटेड। तो आगे के लिए हमारा जो खास सब्जेक्ट है, हाउ टू स्ट्रेंथ RWA टू रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन में किस तरह से कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोके। इस कैंपेन को यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई की पूजा सिंधे बताएंगी। यूनिसेफ और UWM दोनों ने मिलकर इस अवेयरनेस का सिलसिला बीड़ा उठाया है। इस विषय पर प्रकाश डालेंगे एक महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन के अनुभवी हैं और काफी अच्छे आजकल इनके लेक्चर्स बड़े अवेयर और एजुकेट कर रहे हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म में महासेवा, यूनिसेफ और यूनाइटेड वे के इस प्लेटफॉर्म में आज अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे। प्लीज वेलकम परब साहब। थैंक यू सुनील सर। टुडे आवर टॉपिक इज, मतलब हम लोग जो आज देखना चाह रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स की तरफ। एंड अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का जो सूत्र है, मतलब जिसका बेस है, वो बेस स्टैट्यूट जो है उसकी तरफ अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। एंड अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स का अगर हम डेफिनेशन में झांकने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमें पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब
हाईलाइट अगर इसको करना है तो कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. फर्स्ट वर्ड इज एग्रीमेंट एंड द सेकेंड वर्ड इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. अगर हम एग्रीमेंट का डेफिनेशन निकालेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो दो हाईलाइट वर्ड है उसमें से एक वर्ड को हम लोग बाहर निकालेंगे. एग्रीमेंट का डेफिनेशन अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन. फिर अगर हम प्रॉमिस वर्ड को बाहर निकालेंगे और प्रॉमिस वर्ड को देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें दो वर्ड्स है, एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल. और अगर हम एक्सेप्टेंस को बाहर निकालेंगे तो देयर इज ओनली वन सिंगल वर्ड, दैट इज प्रपोजल. तो इसका जिस्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट इज अ प्रपोजल. मतलब प्रपोजल होगा तो ही अल्टीमेटली फाइनल में जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो प्रपोजल का डेफिनेशन क्या दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? तो वहां पे लिखा गया है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain doing something in order to obtain the assent of the another person, that is called a proposal. अभी ये थोड़ा डेफिनेशन को हमारे लोकल लैंग्वेज में या तो लोकल एग्जांपल्स में समझने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. तो हमारे सोसाइटी में एक ए नाम का मेंबर है जिन्होंने बी नाम के मेंबर को कहा कि मेरा जो घर है वो मुझे बेचना है 1 करोड़ में, क्या आप लेना चाहते हैं? दैट इज नथिंग बट अ प्रपोजल. अगर आप डेफिनेशन को कंपेयर करेंगे तो व्हेन वन पर्सन, द पर्सन ए signifies to another person is B, his willingness to do or to abstain from doing something. मैं घर मेरा बेचना चाहता हूं 1 करोड़ में, आप लेना चाहते हैं क्या? In order to obtain the assent of that another person B. और फिर B का assent लेने के लिए मैंने ये प्रपोजल दिया है, so that is called a proposal. तो लेकिन इस प्रपोजल को थोड़ा हम लोग डिटेल में इलॉबरेट करेंगे. जब हम कहते हैं कि ए नाम का व्यक्ति बोलता है बी नाम को कि मेरा घर बेचना है, आप लेंगे क्या? दैट इज अ प्रपोजल. तो उसका मतलब है प्रपोजल के बाद होगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद होगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद होगा कॉन्ट्रैक्ट. एंड इफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो देयर विल बी लायबल फॉर डैमेजेस. तो नाउ हम लोग ये एग्जांपल को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे. ट्विस्ट इस तरह करेंगे कि इसी सोसाइटी में ए नाम का जो मेंबर है वो बी नाम के मेंबर को कहता है कि आज रात को मेरे घर पे डिनर पे आप आओगे क्या? तो बी नाम का व्यक्ति जो है वो कहता है कि जरूर आएंगे, हम तो सपरिवार आपके घर पे आएंगे. तो नाउ प्रपोजल हो गया, ये डेफिनेशन में बैठ रहा है. अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन प्रपोजल को देखेंगे तो ये डेफिनेशन में बैठ रहा है कि उन्होंने आमंत्रण दिया है बी को खाना खाने के लिए और बी ने एक्सेप्टेंस दिया है. नाउ देयर इज एन एग्रीमेंट. तो नाउ इफ बी नाम का जो व्यक्ति है वो रात को खाना खाने को नहीं जा रहा है और ए नाम का जो व्यक्ति है उसके घर पे जो खाना बना है वो वेस्ट हो रहा है, तो whether B will be liable for damages, that is breach of contract, breach of agreement. इस एग्जांपल को थोड़ा हम पकड़ के चलेंगे और एक एग्जांपल लेंगे. तो ए नाम का व्यक्ति है सोसाइटी में, उसने कहा बी नाम के व्यक्ति को कि हम एक मूवी देखने को चलेंगे. तो उस थिएटर में बी नाम के व्यक्ति ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जाके मूवी के टिकट्स निकालिए, मैं मूवी शुरू होते ही आ जाऊंगा. ए नाम का व्यक्ति मूवी के टिकट्स निकाल के वहां पे थिएटर पे खड़ा है, वेट कर रहा है, पिक्चर फिल्म खत्म हो गई, फिर भी बी नाम का व्यक्ति आया नहीं है. whether this is a breach of promise, breach of contract, when he is liable for damages. इस तीनों एग्जांपल्स को कंपेयर करके हमें ये मालूम पड़ता है कि ये सारे के सारे डेफिनेशंस प्रपोजल के डेफिनेशन में बैठ रहे हैं. तो फिर whether it is as per the court of law's jurisdiction to entertain the breach of contract, तो आंसर इज नो. व्हाई? तो इन द केस ऑफ कालैया हैदर वर्सेस शेख, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द इंटेंशन ऑफ द पार्टी शुड टू बी एंटर लीगल रिलेशनशिप एंड नॉट सोशियो रिलेशनशिप. इसका मतलब ये है, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि ए नाम का व्यक्ति जो है वो अपना फ्लैट बेचना चाह रहा है, that is a valid proposal because the intention of the parties was to enter into a legal relationships. And in the second and third example, we have seen that the intention of the parties were to enter into a socio relationship. So socio relationship के पास अगर आप जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट में उसको आपको स्थान नहीं मिलेगा. ये हो गया हमारा बेसिक ऑफ प्रपोजल. फिर उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस.
एक्सेप्टेंस में क्या कहा गया है? A person to whom the proposal is made gives his assent thereto, उसका मतलब है the proposal is accepted. जिस व्यक्ति को उस प्रपोजल के बारे में जानकारी दी गई है और उस व्यक्ति ने उसे यस करके बोला है, एसेंट दिया है, तो देन दैट प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, उसे ही हम एक्सेप्टेड कहते हैं। और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, मतलब प्रपोजल एक एंटिटी है, एक्सेप्टेंस एक एंटिटी है, और जब ये दोनों का समाविष्ट हो जाता है तो एक तीसरी एंटिटी क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं प्रॉमिस। And every promise and set of considerations, it forms an agreement. मतलब ये promise along with the consideration goes and form an agreement. तो हम अभी है acceptance की तरफ। मतलब क्या है? जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है उसने अगर assent दिया तो that is acceptance। तो हमारे पास एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। और इस केस में ये हुआ था कि ये जो गौरी दत्त थी, इनके नेफ्यू जो थे वो मिसिंग हो गए थे, और उनके सर्वेंट, इनके जो मैनेजरल सर्वेंट थे, वो लालमन शुक्ला, उन्होंने उनको आदेश दिया था कि आप जाके मेरे नेफ्यू को ढूंढिए। और फिर लालमन शुक्ला चले गए नेफ्यू को ढूंढने के लिए। मीनवाइल लालमन शुक्ला जब चले गए तब गौरी दत्त ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे ₹500 हम बख्शीश दे देंगे। जब लालमन शुक्ला नेफ्यू को ढूंढ के आने के बाद वो वहां पे जब लेके आए, तब लालमन शुक्ला को मालूम पड़ा कि ये आपने बख्शिश का इन्होंने जो है घोषणा कर दी थी। और इसीलिए फिर लालमन शुक्ला पहुंचे गौरी दत्त के पास, कहा कि आपने जो ₹500 का अवार्ड दिया था वो मुझे अभी चाहिए, क्योंकि मैं आपके नेफ्यू को ढूंढ के लाया हूं। लेकिन गौरी दत्त का कहना था कि आपको इस जो प्रपोजल के बारे में जानकारी नहीं थी जब आप नेफ्यू को ढूंढ रहे थे। तो ये गया मैटर कोर्ट में, और कोर्ट ने डिसाइड किया कि द प्रपोजल शुड बी कम्युनिकेटेड। मतलब जिस व्यक्ति को उस प्रपोजल की कम्युनिकेशन हो गई है और उस व्यक्ति ने जब उसे एसेंट दिया है, देन ओनली द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का प्रॉमिस थर्ड एंटिटी क्रिएट होता है, एंड प्रॉमिस अलॉन्ग विद कंसिडरेशन गोज एंड फॉर्म एग्रीमेंट। तो इस तरह से ये जजमेंट हमें ये कहता है कि प्रपोजल शुड बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन जिसे हमें एक्सेप्टेंस लेना है। फॉर एग्जाम्पल, हम वापस हमारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं, तो ए नाम का मेंबर है और सोसाइटी ऑफिस में बी नाम का मेंबर भी बैठा है, और थोड़े दूर पे सी नाम का मेंबर भी बैठा है। फिर ए नाम का मेंबर जो है वो बी मेंबर को कहता है कि आप मेरा घर लेना चाहते हो क्या? मुझे मेरा घर बेचना है 1 करोड़ में, लेकिन आप मेरे नेबर हो, इसीलिए मैं आपको ये 1 करोड़ का घर जो है वो 75 लाख में देना चाहता हूं, आप लेंगे तो ले सकते हैं। तो बी नाम का व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मेरे पास अभी 75 लाख का बजट नहीं है, तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद इसका रिवर्ट कर देता हूं। ये दोनों जन घर जाते हैं और सी मेंबर जो वहां पे उनकी बातें सुन रहा होता है, वो जाके ए की डोरबेल बजाता है और कहता है दिस इज 75 लाख रुपीस, मैं आपका घर लेना चाहता हूं। लेकिन ए नाम का व्यक्ति बोलता है कि घर में बी को ही बेचना चाहता हूं, आपको नहीं बेचूंगा। द प्रपोजल टू हुम इट इज कम्युनिकेटेड, उन्हें ही एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। इसे ही हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का जानकारी के लिए एग्जांपल हमने लिया था। इस एग्जांपल को और थोड़ा लोकलाइज करके अगर हमको इलॉबरेट करना है तो हम और इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ए और बी, ये जो है कपल, ये होटल में बैठे थे, और फिर ए ने बी को कहा कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो क्या? और बी वहां से उठ के चला गया, और बाजू के टेबल में सी बैठा था। तो सी आके टेबल पे बैठ के बोल रहा है कि नहीं, मैं आपसे शादी करूंगा, मुझे एक्सेप्टेड है प्रपोजल। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो दैट्स द रीजन प्रपोजल जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं उन्होंने ही एक्सेप्टेंस करना चाहिए। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन हम हमारे हाउसिंग सोसाइटीज में काफी वक्त ये कहते हैं कि नोटिस बोर्ड पे एक पब्लिक नोटिस लगाई जाए इलेक्शंस के रिगार्डिंग, अगर प्रोविजंस है तो। या हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस हम लोग जो देते हैं, तो व्हाट इज दैट? तो वहां पे हम स्पेसिफिक व्यक्ति को कहते हैं क्या कि ये प्रपोजल है, अभी आप एक्सेप्टेंस दीजिए? तो नहीं। इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक्स मुगल कंपनी की जो एक केस है, लैंडमार्क जजमेंट है,
वो हमें कहते हैं कि when the proposal is made to the public at large, then any person can accept the proposal by his conduct. तो इस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में भी यही हुआ था। उन्होंने एक दवाई बनाई थी, उन्होंने कहा था कि इन्फ्लुएंजा नहीं होगा और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी थी। उसके बाद उन्होंने बैंक में पैसे भी रखे थे कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ ये दवाई लेने के बाद तो हम उन्हें अवार्ड देंगे $100 का। और अगर किसी को ये हुआ और वो हमारे पॉजिटिवनेस देखने के लिए हम $1000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो कार्लिल नाम की जो एक महिला थी, उन्होंने ये जो दवाई थी वो खरीदी थी और उसके बाद उन्हें इन्फ्लुएंजा हुआ था। तो देन शी वेंट इन द कोर्ट सेइंग दैट कि ये जो ऑफर था, तो उन्होंने कहा था, स्मोक बॉल कंपनी कह रही थी कि ये जो हमने प्रपोजल दिया है उसका एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है कार्लिल से। तो तभी कोर्ट ने कहा था कि इट इज ए जनरल ऑफर, एंड जब ऑफर जनरल होगा तो एक्सेप्टेंस जो है वो एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। परचेस ऑफ दैट दवाई जो ली थी, दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए द स्मोक बॉल कंपनी इज लायबल फॉर डैमेजेस। ऐसा करके कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट हम लोग जो पब्लिक नोटिस निकालते हैं, दैट इज फॉर द पब्लिक एट लार्ज, और उसका एक्सेप्टेंस कोई भी व्यक्ति आके कर सकता है। स्पेसिफिकली हम किसी को व्यक्ति को प्रपोजल वो नहीं दे रहे हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट वर्सेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को हम लोग ने थर्ड एंटिटी का नाम दिया, दैट इज प्रॉमिस। मतलब प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रॉमिस। तो ये जो प्रॉमिस है, व्हाट इज दैट? तो इसे हम एकदम दूसरे एग्जांपल में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो दैट इज अ लाइटेड मैच बॉक्स विद अ गन पाउडर। तो प्रपोजल क्या है? प्रपोजल इज अ लाइटेड मैच बॉक्स और एक्सेप्टेंस क्या है? गन पाउडर। तो अगर हम टेबल पे गन पाउडर रखते हैं और लाइटेड मैच बॉक्स से उसे जलाएंगे तो उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगी। So what is that explosion? That explosion is a creation of third entity, that is promise. मतलब हमने प्रपोजल को जब एक्सेप्टेंस के साथ मिलाया तो उसकी एक थर्ड एंटिटी क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम वो बोलेंगे कि हमें वापस गन पाउडर वापस लेके आइए, हमें मैच स्टिक वापस लेके आइए, तो वो हमारे पास अभी शक्य नहीं है। वो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नाउ द थर्ड एंटिटी इज बीन क्रिएटेड, एंड दैट्स द रीजन कि breach of promise is a breach of agreement, that is breach of contract, and hence you are liable for damages, क्योंकि थर्ड एंटिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। ये इसका कंसेप्ट है। इस एग्जांपल को थोड़ा और इलॉबरेट करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि ए नाम का मेंबर है, उसने बी नाम के मेंबर को कहा कि मेरा घर जो है वो 1 CR में, आपको मैं 75 lakhs में देने की कोशिश करूंगा, आप ले लेंगे तो मैं आपको देना चाहता हूं। और बी नाम का व्यक्ति ने कहा है कि मैं सोच के आपको बताऊंगा, और उन्होंने 5 साल में सोचने की पूरी कोशिश की। आफ्टर 5 years he came back to A and said that कि आपने मुझे 5 साल पहले जो आपने मुझे प्रपोजल दिया था कि ये 75 lakhs का घर है, मुझे आज मंजूर है, आप मुझे देना चाहते हैं, मैं आपको ये 75 lakhs देना चाहता हूं। तो whether this will fit? तो this will not fit. Why? Because now ये प्रपोजल है लाइटेड मैच बॉक्स और गन पाउडर टेबल पे पड़ा है, लेकिन ये 5 साल टेबल पे पड़ा है, तो गन पाउडर का इफेक्ट भी चला जाएगा, मैच स्टिक जो है वो भी जलेगी नहीं। सो दैट्स द रीजन कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी मेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड then the proposal and acceptance should be done within a reasonable time. ये सारा फंडास प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगाए गए हैं कि हम किसी को कोई प्रपोजल करते हैं तो वो प्रपोजल का एक्सेप्टेंस शुड बी डन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, इफ माय टाइम इज बीन स्पेसिफाइड, एंड इफ नॉट स्पेसिफाइड then it should be done within a reasonable time. So that is the fundamentals of Indian contract. तो ये थोड़ा हो गया एग्जांपल लाइटेड मैच बॉक्स और गन पाउडर का। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो जब हम लोग कोई मॉल में जाते हैं और मॉल में हम देखते हैं कि वहां पे शॉप के बाहर ऑफर लगा हुआ है 50% डिस्काउंट, और हम अंदर जाते हैं, शर्ट हम देखते हैं तो शर्ट पे लिखा होता है 2000 रुपीज डिस्काउंट 50%, 1000 रुपीज। तो वो जो प्राइस टैग लिखी होती है डिस्काउंट ऑफ 50%, व्हाट इज दैट? वेदर दैट इज अ प्रपोजल
और हम उस शर्ट को फिर उठाते हैं और हम टेबल पे, काउंटर टेबल पे जाके उस कैशियर को कहते हैं कि ये लो 5,000 रुपया, हमें ये शर्ट, ये लो 1,000 रुपया, हमें ये शर्ट चाहिए। तो वेदर व्हाट इज द प्रपोजल, दैट ये जो बैनर लगा हुआ था वो प्रपोजल है, क्या वो एक्सेप्टेंस, हमने जो 5,000 रुपीज दिए वो एक्सेप्टेंस है? सो इसे हम क्या कहते हैं, जो बैनर लगा होता है वो है इनविटेशन टू द प्रपोजल, यानी इनविटेशन टू द ऑफर। और जब हम वो शर्ट उठा के उस टेबल पे रखते हैं, कहते हैं कि ये शर्ट मुझे चाहिए, ये लो 1,000 रुपीज, सो दैट इज द प्रपोजल टू द कैशियर। और वो प्रपोजल, वो कैशियर जब कहता है कि ठीक है ये आप 1,000 रुपया दीजिए और ये शर्ट लेके जाइए, दैट इज एक्सेप्टेंस। अगर उसके पास हमारे साइज का शर्ट नहीं है तो वो कहता है कि ये शर्ट आपके साइज का अवेलेबल नहीं है, आप कल आइए और लेके जाइए, तो एक्सेप्टेंस जो है वो रिजेक्ट हो गया, रिवोक हो गया। यही एग्जांपल हम टिकट, मूवी देखने जब जाते हैं और हम टिकट काउंटर पे कहते हैं कि टिकट, तो व्हाट इज ये, जब हम लोग टिकट कहते हैं तो ये क्या होता है, और वहां पे बोर्ड लगा होता है ₹500, जो बोर्ड होता है वो, तो ₹500 जो बोर्ड होता है दैट इज इनविटेशन टू द प्रपोजल। हम जब टिकट कहते हैं दैट इज प्रपोजल। सामने वाला जो है वो टिकट काउंटर वाला जो बैठा हुआ आदमी है वो बोलता है कि पूरा शो फुल हो गया है, आप रिटर्न हो जाइए, तो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दिया गया है, तो दिस इज नॉट एन वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ये हम कहते हैं प्रपोजल, और वो होता है एक्सेप्टेंस। जो बोर्ड लगा होता है वो इनविटेशन टू द प्रपोजल। तो ये हम क्यों, ये एग्जांपल को हम क्यों ले रहे हैं? This is because when we put tenders in our cooperative housing society, the tenders are nothing but the invitation to the proposal, that is invitation to the offer. They are not the proposal. जो टेंडर्स होते हैं वो रिपेयर के जो हम लोग टेंडर्स निकालते हैं या रीडेवलपमेंट के जो हम टेंडर्स निकालते हैं, दे आर इन्विटेशन टू द प्रपोजल। और जब टेंडर को कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई बिल्डर लेके जाके उसको भर के हमें रिटर्न देता है, तो दैट इज प्रपोजल। तो उन्होंने हमें प्रपोज किया है कि मैं आपका काम 50 लाख में करना चाहता हूं, आप मुझे काम देंगे क्या? और अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर दिया तो दैट इज एक्सेप्टेंस। सोसाइटी जब उन्हें एक्सेप्ट करती है तो दैट इज एक्सेप्टेंस। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड becomes a promise, and set of promise with the consideration goes on form agreement, and agreement enforceable by law is a contract। तो ये थोड़ा सा जिस्ट जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट की समझने की कोशिश की। अभी हमें ये समझना है कि ये एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ये कहता है कि एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जिस जो एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ दे कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। बराबर? तो उसे हम लोग वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो, वैलिड एग्रीमेंट, ये सब आपने सुना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अगर हम लोग डेफिनेशन को देखना चाहेंगे तो एग्रीमेंट्स प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या चीज है, इसे थोड़ा हमें समझना है। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है, अगर हम सेक्शन 10 को देखेंगे तो एवरी एग्रीमेंट विच इज मेड बाय अ कॉम्पिटेंट पार्टीज out of their free consent with lawful object and consideration, that is a contract। मतलब enforceable by law का मतलब है कि it should be made by competent parties, it should be made out of their free consent, and it should be made by lawful object and lawful consideration। तो ये तीन चीज का समाविष्ट जब एग्रीमेंट के साथ हो जाता है तो उसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। थोड़ा डिटेल में इलॉबरेट करेंगे। कॉम्पिटेंट पार्टीज, फर्स्ट वाला जो पार्ट है कॉम्पिटेंट पार्टीज, व्हाट इज द कॉम्पिटेंट पार्टीज? कॉम्पिटेंट पार्टीज में होता है मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मेजर, मेजॉरिटी हम कहते हैं ना कि मेजॉरिटी होने के बाद ही आप कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री कर सकते हैं। तो व्हाट इज द एज ऑफ मेजॉरिटी? सबको 18 पता होगा। 18 एज के बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री कर सकते हैं, मेजर हमें कहा जाता है। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा हिच है। जिनके नेचुरल गार्डियन होते हैं उनकी एज ऑफ मेजॉरिटी 18 इयर्स होती है, लेकिन जिनके लीगल गार्डियन होते हैं, कोर्ट ने किसी लीगल गार्डियन को अपॉइंट किया होगा, उनकी एज ऑफ मेजॉरिटी 21 इयर्स है। तो ओनली आफ्टर 21 years that person who has a legal guardian can enter into a contract।
and those who have natural guardians can enter into a contract after the age of 18 years. तो जब हम लोग सब रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस के पास रजिस्टर करने कोई डॉक्यूमेंट जाते हैं तो वो हमेशा हमें पैन कार्ड आधार कार्ड पूछता है और पैन कार्ड आधार कार्ड में वो अपने एज देखते हैं, तो वेदर वी आर 18 अबाउट तो ही हमें वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए अलाउ करता है. तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट. कॉम्पिटेंट पार्टीज का पहला पॉइंट है ही शुड बी अ मेजर. द सेकंड पॉइंट इज ही शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड. साउंड माइंड का मतलब होता है, इसमें भी दो तीन कैटेगरीज है, इडियट है, लूनाटिक है. तो ये लूनाटिक में कैटेगरीज में अगर हम लोग देखेंगे, सम पर्सन जो होते हैं वो कभी कभी साउंड होते हैं, फिर बीच में वो अनसाउंड हो जाते हैं और देन अगेन दे बिकम साउंड. तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन दे आर साउंड दे कैन मेक एंड दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट दे व्हेन दे आर अनसाउंड दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो हम देखते हैं जब हम गिफ्ट डीड बनाते हैं, हमारे जब सोसाइटी में हमारे सामने गिफ्ट डीड आता है, तो गिफ्ट डीड के पीछे बाजू एक मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा होता है और वो मेडिकल सर्टिफिकेट में डॉक्टर वही कहता है कि ये जो आदमी गिफ्ट डीड कर रहा है ही इज ऑफ अ साउंड माइंड, परफेक्टली ऑफ अ फिजिकल एंड मेंटल स्टेज, और ये जो एंटर कर रहा है वो अपने इच्छा अनुसार वो एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है. तो ऐसा एक सर्टिफिकेट पीछे हमें देखने को बार बार मिलता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, और इसीलिए ये फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो ही शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड. नेक्स्ट पार्ट जो उसका है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, इंसॉल्वेंट पर्सन होगा या एलियन एनिमी होगा तो दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और उसे हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. तो दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ कॉम्पिटेंट पार्टीज. एंड कॉम्पिटेंट पार्टीज के बाद नेक्स्ट इशू जो अपने पास है वो है कंसेंट. तो सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट व्हाट इज कंसेंट. कंसेंट का मतलब है कि when two person agrees on a same thing in a same sense, एक ही चीज के ऊपर दो व्यक्ति जब एक ही सेंस में एग्री करेंगे तो then it is called a consent. एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, तो जब ये 5 पांडव कुंती जी के पास द्रौपदी जी को लेके गए थे, जब जो स्वयंवर होने के बाद वो जब अर्जुन लेके गए थे, तो उन्होंने बाहर से कुंती जी को अर्जुन ने कहा कि देखिए माता जी मैं आपके लिए क्या बख्शीश लेके आया हूँ. तो माता जी ने कहा था कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पांचों भाइयों में. तो वेदर दे वर एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस. अर्जुन को कहना था कि मैं आपके लिए बहू लेके आया हूँ, जबकि कुंती जी को लगा था कि वो कोई वस्तु लेके आए हैं जिसे उन्होंने कहा कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. तो दे वर नॉट ऑन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस. तो जब ये सेम थिंग सेम सेंस पे आ जाएंगे दैट इज कॉल्ड अ कंसेंट. तो जैसे कि हम लोग एग्रीमेंट में काफी जगह पे कहीं लैकुनास देखते हैं, तो कोई स्टिपुलेशन जो होता है, मैक्सिमम ये रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो हाउसिंग सोसाइटीज में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर आप रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट देखेंगे तो वहां पे कंप्लीशन पीरियड ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट लिखा होता है 24 मंथ्स, 30 मंथ्स, और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऐसे लिखा होता है. और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कभी आएगा ये उसके बारे में कभी जानकारी होती ही नहीं है. तो इट इज नॉट ऑन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस. तो दिस शुड रिलेट टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रोविजंस है वो हमें दैनंदिन जीवन में हर जगह पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में काम आने वाले हैं. तो ये हो गया कंसेंट का डेफिनेशन सेक्शन 13 में. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट फ्री कंसेंट. अभी हमें कंसेंट क्या है वो मालूम पड़ गया. व्हाट इज फ्री कंसेंट? तो फ्री कंसेंट यानी द कंसेंट विच इज आउट ऑफ द कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, उसे ही हम फ्री कंसेंट कहते हैं. यानी पहला पार्ट अपन देख लेंगे, कोवर्जन लिखा हुआ है. व्हाट इज कोवर्जन? कोवर्जन यानी threatening or committing to threaten any act which is forbidden by the Indian Penal Code. For example, हम लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रीडेवलपमेंट की ही बात करेंगे. काफी जगह पे ये केसेस हाईकोर्ट में आए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए थ्रेटन किया गया है, सोसाइटी ने थ्रेटन किया हुआ है, या कहीं और से आउटसाइड फैक्टर्स जो है उन्होंने थ्रेटन किया हुआ है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज कोवर्जन. एंड अगर कोवर्जन के साथ में एग्रीमेंट हुआ है
तो दैट एग्रीमेंट कैन बी ट्रीटेड एज ए वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। जिसको कोवर्जन करके एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कहा गया है, वो व्यक्ति आगे चल के कोर्ट में जाके कह सकता है कि मुझे ये एग्रीमेंट कोवर्जन के साथ में एंट्री करने के लिए कहा गया था, तो इसीलिए इस एग्रीमेंट को वॉइड करके आप ट्रीट कर दीजिए। तो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी जिसके अगेंस्ट में कोवर्जन हुआ है, जिसके साथ कोवर्जन हुआ है। तो ये थ्रेटनिंग का जो विषय है, इसे थोड़ा हम इलॉबरेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक फैमिली में एक हस्बैंड ने कहा कि मैं मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इस आश्रम को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो वाइफ ने पहले मना कर दिया। तो फिर हस्बैंड ने पिस्टल निकाला और वाइफ को कहा कि आप इस पे साइन कर दीजिए, जॉइंट प्रॉपर्टी है, आपको भी साइन करना पड़ेगा। तो वाइफ ने कहा कि आपको पिस्टल से हम डरते नहीं है, आप जो भी पिस्टल है वो बाहर किसी को भी जाके दिखाइए। फिर हस्बैंड ने सोचा यार ये तो कुछ पात्रा जम नहीं रहा है, तो दूसरा कुछ ऑप्शन देखेंगे। तो हस्बैंड ने कहा नेक्स्ट टाइम, कहा कि ये जो पिस्टल है ये मेरे सर पे रखा हूं, और अगर आप इस पे साइन नहीं करेंगे तो आई विल कमिट अ सुसाइड। तो वाइफ ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया। वेदर दिस इज अ कोवर्जन, सो दिस इज ऑल्सो अ कोवर्जन। इसीलिए वहां पे लिखा है एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन अंडर इंडियन पीनल कोड। An attempt to commit suicide is also forbidden under Indian Penal Code. That is also an offense. And that's the reason coercion में अगर हम खुद की धमकी देके भी कोई कार्य करवाते हैं तो ये कार्य देखिए coercion के अंतर्गत आता है। ये मैक्सिमम एग्जांपल्स गिव डीड में हमें देखने को मिलते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। नेक्स्ट पार्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनफेयर एडवांटेज डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर। जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, एडवोकेट्स क्लाइंट का रिलेशनशिप होता है, या हम देखते हैं कि कोई आश्रम में बड़े महाराजों का जो भक्त लोगों के साथ रिलेशन होता है, ऑल दीज रिलेशंस आर डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अनदर। और इस डोमिनेटिंग रिलेशन विल ऑफ अनदर का, जिसे हम फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं, इस रिलेशनशिप का अगर कोई गैर फायदा लेता है और इस गैर फायदा लेने के बाद अगर कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने को बोल देता है, एग्जाम्पल यानी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख में दी गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनकंसाइनेबल बार्गेन और अनफेयर एडवांटेज डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर, इसे ही कहेंगे। सो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉड। फ्रॉड कभी होता है कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और फ्रॉड को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक ए नाम का व्यक्ति है जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, जो हॉर्स बेच रहा है, और बी नाम का व्यक्ति उसके पास आता है, कहता है कि मुझे एक अच्छा हॉर्स चाहिए जो मुझे रेसिंग के लिए उपयुक्त हो। तो ए नाम का व्यक्ति बोलता है ये जो व्हाइट कलर का हॉर्स है ये रेसिंग के लिए एकदम उपयुक्त है, और उसे वो डीलिंग करते हैं, पैसा लेते हैं। बी नाम का व्यक्ति जब उस हॉर्स के ऊपर बैठता है तो हॉर्स वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड होने की तरह वो पूरा उसको लेके जाके बाहर फेंक देता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ डिसीट, मतलब क्या हुआ है? चीट कर दिया गया है सामने वाले को। तो हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो यहाँ पे भी हम काफी सारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में बिल्डर की तरफ से हमें काफी सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि एक फ्लैट जो है वो काफी सारे लोगों को बेचा गया है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड। और मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। इसका आंसर है फ्रॉड माइनस इंटेंशन टू डिसीट इज इक्वल टू मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब ए नाम का व्यक्ति हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, हॉर्स को बेच रहा है, और बी नाम का व्यक्ति वहां पे आने के बाद उन्हें कहता है कि मुझे ये हॉर्स चाहिए, आप मुझे ये साउंड माइंड का हॉर्स दीजिए, मुझे रेसिंग के लिए उपयुक्त हॉर्स दीजिए। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन होते रहता है तभी वो जो हॉर्स है वो अनसाउंड हो जाता है, और ए नाम के व्यक्ति को ये पता नहीं है कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड हुआ है। और डीलिंग होने के बाद भी जब उसके ऊपर बैठता है, नाउ दैट हॉर्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड उसे जाके वो पहाड़ के पीछे फेंक देता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। यार ए नाम के व्यक्ति को ये पता नहीं था कि वो फ्रॉड इंटेंशन डिसीट कर रहा है, वो हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड है, ये उसे पता नहीं था। तो काफी सारे जगह पे हम देखते हैं कि कोई एक जन कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो साइमल्टेनियसली डिसीजन लेके
दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, उसी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहा है। तो दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव अनदर। So all these contracts are voidable at the option of the other party. और उसके बाद आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो व्हाट इज दिस मिस्टेक का मतलब ये है कि सपोज ए नाम का व्यक्ति जो हॉर्स को डीलिंग कर रहा है और बी नाम का व्यक्ति वहां पे आके बोलता है कि मुझे ये हॉर्स चाहिए, साउंड माइंड है तो चाहिए, मुझे रेसिंग के लिए उपयुक्त हॉर्स चाहिए। और जब ये डीलिंग उन दोनों की चल रही होती है, तब ये जो हॉर्स है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दोनों को पता ही नहीं चल रहा है कि जब हम लोग डीलिंग कर रहे हैं तो हॉर्स मृत्यु हो गया है। तो दैट इज मिस्टेक। एंड व्हेन देयर इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, द एग्रीमेंट इटसेल्फ इज वॉइड। नो नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल, इट इज वॉइड। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोजेक्ट की डीलिंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने वहां पे आके वो टेंडर्स, पूरा जो प्रोजेक्ट है उसे ही स्क्रैप कर दिया है, तो प्रोजेक्ट तो होने वाला है नहीं है और हम इस एग्रीमेंट में एंट्री कर रहे हैं, दैट इज मिस्टेक। तो एग्रीमेंट इटसेल्फ इज वॉइड, दैट एग्रीमेंट कैन नॉट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो ऑल दीज आर फ्री कंसेंट। तो हमने पहले क्या देखा? कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, एंड थर्ड पार्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो व्हाट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन? इसे भी हम एग्जांपल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी कि हमारे पास जॉब की वैकेंसी है, 25,000 रुपीज सैलरी मिलेगी, तो जिसे भी काम करना है वो आ सकते हैं। और काम कभी करना है तो रात को 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे तक, दैट इज द वर्किंग आवर्स। तो काफी सारे लोग आए काम करने के लिए और हमने रिक्रूट भी कर लिया। और बाद में हमें उन्होंने वर्क प्रोफाइल समझाया कि आपको काम क्या करना है। तो आपको करना है रॉबरी। रात को हम लोग निकलेंगे और हम रॉबरी करेंगे। तो वेदर दिस इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट with a lawful consideration, now the object is not lawful, hence the contract, the agreement itself is void. now ये एग्रीमेंट लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें 25,000 नहीं दिया, हम काम करने के लिए आए थे। तो नाउ हियर द ऑब्जेक्ट इज void। ये हमें हाउसिंग सोसाइटीज में कहाँ देखने को मिलेगा? हम एग्जांपल की तरह लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बायलॉज के काफी सारे प्रोविजंस है और बायलॉज में ये लिखा गया है कि अगर फ्लैट ट्रांसफर होता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होते हैं वो मैक्सिमम 25,000 रुपीज ट्रांसफर प्रीमियम जो है वो ले सकते हैं। लेकिन कई जगह पे हमें ये देखने को मिलता है कि काफी सारे सोसाइटीज जो होते हैं वो 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज ट्रांसफर प्रीमियम जो है वो चार्ज करते हैं। Now, whether this is a lawful consideration, so that is not a lawful consideration as per section 23-24 of the Indian Contract Act. तो ये lawful consideration नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, बायलॉज में क्या लिखा है, हमारे प्रोविजंस में क्या लिखा है, 25,000। उसके ऊपर आप नहीं ले सकते। तो उसके ऊपर अगर आप लेंगे तो दैट एग्रीमेंट इटसेल्फ इज वॉइड। तो इसे हम लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन की तरफ ट्रीट करेंगे। एंड फिर हमने अभी क्या देखा? तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट्स। और एनफोर्सिएबल बाय लॉ में हमने 3 पार्ट देखे, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो इस सारा चीज को देखने के बाद हमें यह समझ में आता है कि एग्रीमेंट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का जो पहले स्तोत्र है प्रपोजल, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस कैसे होगा, एक्सेप्टेंस होने के बाद उसे प्रॉमिस कहा जाता है और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन मिल जाएगा तो उसे ही एग्रीमेंट कहते हैं। और एग्रीमेंट होने के बाद जब ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा तो उसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। और इसी तरह से ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम हाउसिंग सोसाइटीज में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट फॉर सेल होता है। एग्रीमेंट फॉर सेल को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रॉमिस कहेंगे। व्हाट इज सेल डीड? सेल डीड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। What is gift deed? Gift deed is the best example of contract. What is exchange deed? Exchange deed is the best example of contract. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज और लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन से होगा, तभी इसे कॉन्ट्रैक्ट की पूरी तरह से प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल्स होंगे और तभी इसे हम कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से संबोधित करेंगे। तो इस तरह से हमने ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स की जानकारी जो है वो इन शॉर्ट समझने की कोशिश की थी।
सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, एक्सप्लेन करने का जो तरीका था, वे आप लेक्चर का आपका एक बेहतरीन तरीके से आपने समझाया सर। थैंक यू यस सर, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद, और मैं यही कहूंगा ऐसा सफर जारी रहेगा राहत साहब इंदौरी की खूबसूरत लाइन के साथ में। जो सफर है हमारा डिजिटल का, ऑनलाइन का, अवेयर करने का दोस्तों, कि आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, मतलब इमोशन, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। तो दोस्तों ये क्या सफर जारी रहेगा, परब साहब का, हमारा सबका। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।